हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर है 4 नंबर परिवहन, संचार और व्यापार चल रहा था, है ना। जिसके पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि रेल परिवहन के बारे में पढ़े थे, है ना। भारतीय रेल परिवहन का विशेषता क्या है, ठीक है। तो देखिए आज इसमें थोड़ा सा और आपको जानना है। जैसे बताया था कि पिछले वीडियो में बताया गया था आपको कि भारतीय रेल परिवहन को 16 जोनों में बांटा गया है, 16 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा रेल क्षेत्र था उत्तर रेलवे और सबसे छोटा था उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। भारतीय रेल का विशेषता बताए थे आपको कि 2 बड़े शहरों महानगरों को जोड़ने के लिए तेज गति चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। दूसरा, छोटे शहर को जोड़ने के लिए, है ना, मतलब जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाया जाता है। फिर बताए थे आपको यहाँ पे कि यहाँ पे रेल मंत्री जो हैं, मतलब रेल यात्री बीमा योजना भी शुरू किया गया। कोलकाता में बड़े बड़े शहरों में, है ना, मेट्रो रेल सेवा के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। आपको बताया गया था कि भारतीय जो रेल है वह एशिया का सबसे बड़ा रेल प्रणाली और पूरे विश्व का तीसरा बड़ा रेल प्रणाली है। तो आप, है ना, भारतीय रेल का विशेषता पढ़ चुके थे। अब देखिए, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर के आम जनजीवन तक को भी भारतीय रेल प्रभावित करता है। यानी कि समझ जाइए कि सिर्फ अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रहा है, भारतीय रेल जो है ना, यहाँ के मतलब आम जनजीवन के लोगों का जीवन प्रभावित करता है। भारतीय रेल, है ना, मतलब इसका योगदान अर्थव्यवस्था में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह आम जनजीवन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे लोगों के आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, वस्तुओं की ढुलाई, ठीक है। फिर विभिन्न तरह के संस्कृतियों को जोड़ने का काम मासिक टिकट के जरिए, ठीक है, मासिक टिकट के जरिए कम भाड़ा पर, है ना, मतलब हम लोग सुविधा का लाभ उठाते हैं। लंबे से लंबे दूरियों को भी कम समय तय कर दिया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय रेल है ना, यहाँ के आम लोगों के जनजीवन को भी प्रभावित करता है। अगर हम बात करें देखिए उद्योगों के लिए, तो उद्योगों के लिए कच्चे वस्तु, है ना, तैयार वस्तुओं को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, बंदरगाहों पर उतारने के लिए, तो सब रेल के द्वारा भी किया जाता है। समझ गया ना। तो इसीलिए देखिए, मतलब हर जगह पे भारतीय रेल का एक खामी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमी है कि यहाँ 3700 समपार जो है, जहाँ पे सब लोग पार करते हैं, बिना फाटक वाले हैं, कोई फाटक नहीं है। और कभी कभी मतलब मानवीय गलतियों के कारण, कई गलतियों के कारण दुर्घटना हो जाता है ना। और ऐसी दुर्घटनाएँ मानवीय भूल का ही परिणाम है। अतः रेलवे फाटक को पार करते समय हमेशा सावधानी बरतना चाहिए, है ना। पहले रुकिए, देखिए, है ना, सुनिए, जाइए, है ना। मतलब पहले कहने का मतलब रुक करके देख लेना है, देखना है दोनों तरफ से। उसके बाद सुनना है कि सीटी आ रहा है, हॉर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। दूसरा बात कि फिर अगर सब तरह से निश्चिंत है तो फिर पार कीजिए, ठीक है। और भारतीय रेल जो है लगभग प्रतिदिन, है ना, लगभग 2 करोड़ के अनुसार, मतलब लगभग 2 करोड़ यात्रियों का आवागमन का सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है। अमीर से लेकर गरीब तक सब लोग इसमें यात्रा करते हैं, ठीक है। और लगभग कहा जाता है कि राष्ट्रीय संपदा के रूप में भारतीय रेल का कुछ समस्या भी है ना। जो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ बिना टिकट का यात्रा करना, क्योंकि यहाँ भारत के लोग जो हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बिना टिकट का यात्रा करते हैं। और इसी कारण से भारतीय रेलवे, है ना, बहुत ज़्यादा घाटा में चल जाता है, ठीक है। जैसे आतंकी हमला, है ना, बिना वजह जंजीर खींच देना, अनावश्यक रूप से मतलब नुकसान, समय का बर्बादी हो जाता है, ठीक है। तो इन सब कारणों से भारतीय रेल का कमी कुछ ज़्यादा दर्शाता है। समझ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ तक रेलवे प्रणाली आपका हो गया। अब सुनिएगा, अब पढ़ना है आपको पाइपलाइन मार्ग। अगला जो मार्ग क्या है? पाइपलाइन मार्ग। देखिए, पाइपलाइन मार्ग के द्वारा जैसे शहरों में घर घर पानी पहुँचाना, गैसों का आवागमन, पेट्रोल, है ना, तरल पदार्थों का आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। और आज परिवहन में पाइपलाइन मार्ग का उपयोग बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ते जा रहा है इसका, है ना। जैसे पाइपलाइन का उपयोग हम तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में करते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, है ना, गैस हो गया आपका, पानी हो गया, ये सब जितना भी तरल पदार्थ है किसके द्वारा? पाइपलाइनों के द्वारा भेजा जाता है। जहाँ पे जैसे मरुस्थल है, जंगल है, पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी भाग है, तो, है ना, समुद्री मार्ग से नीचे से होकर भी इसको आसानी से पार कराया जा सकता है। अगर हम बात करें भारत में पाइपलाइन मार्ग को, तो भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः 2 उद्योग पे है, तेल और प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे अधिक अगर पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग किया जाता है तो तेल उद्योग में और प्राकृतिक गैस उद्योग में, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब इसके द्वारा वायुयान तेल, हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल, है ना, फर्नेस तेल, लिव ऑयल, गैसोलीन, ठीक है, ये सब पाइपलाइन मार्ग के द्वारा
भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह। अगर हम देखें पाइपलाइन का वितरण, तो भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः 2 भागों में रखा गया है ना। पाइपलाइन का जो वितरण भारत में है वह 2 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला आपका है तेल पाइपलाइन। पहला क्या है आपका? तेल पाइपलाइन, ठीक है। और दूसरा आपका है गैस पाइपलाइन। देखिए समझिएगा, ठीक है। इसमें तेल पाइपलाइन और दूसरा है गैस पाइपलाइन। भारत में कच्चे तेल का परिवहन करने के लिए, है ना, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में, है ना, पाइपलाइन मार्ग बिछाया गया है, ठीक है। और यह लगभग डिगबोई से बरौनी हल्दिया होते हुए बहुत सारे क्षेत्रों को जोड़ देता है। क्योंकि डिगबोई में तेल का कुआँ है, तेल का खान है असम के डिगबोई में, तो वहाँ से पाइपलाइन मार्ग निकलता है इलाहाबाद हल्दिया ये सब होते हुए, है ना, अलग अलग शहरों से जुड़ जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद भी गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पाइपलाइन मार्ग, बरौनी, कानपुर, ये सब मतलब इस सब जहाँ जहाँ पेट्रोलियम का उत्पाद ज़्यादा है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, वहाँ पे पाइपलाइन मार्ग का काम बिछाया गया है, ठीक है। अगला जो आपका मार्ग है वायु मार्ग। क्या है अगला जो आपको पढ़ना है? उसका नाम क्या है? वायु मार्ग। पाइपलाइन मार्ग समझ गए, है ना। इसमें मतलब देखिए 2 ही तरह का भारत में इसका उपयोग है, तेल के लिए और गैस के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब समझिएगा वायु मार्ग जो आपको सबसे अधिक पढ़ना है, वायु मार्ग। देखिए भारत में अगर हम बात करें वायुयान का, वायु मार्ग का, चूँकि जानते हैं, है ना, बचपन में चाहे अभी भी आप देख सकते हैं, है ना, आसमान में हवाई जहाज़ उड़ते हुए, ठीक है। तो वायु मार्ग जो है यह सबसे तीव्र, आधुनिक और महंगा साधन है। अगर परिवहन मार्ग में सबसे अगर महंगा साधन कोई है तो ये वायु मार्ग है। लंबी दूरी को आरामदायक और सुखद तरीके से तय करने में मदद करता है, कम समय में वो भी, है ना। और भारत में बहुत सारे शहरों को जोड़ने में, अंतर्राष्ट्रीय देशों को जोड़ने में काम करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें देश में वायु परिवहन का, है ना, वायु परिवहन समझ रहे हैं कि वायु परिवहन क्या है? सबसे तेज, आधुनिक और सबसे महंगा साधन है। अगर हम बात देश में करें इसका, तो भारत में वायु परिवहन का जो शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा, भारत में वायु परिवहन का शुरुआत, वायु परिवहन का आरंभ 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था, है ना। 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर, है ना, मतलब 10 किलोमीटर की उड़ान से हुआ था। और यह जो आपका उड़ान है, क्यों भरा गया था उड़ान? तो डाक को लेकर के, डाक पहुंचाने को लेकर के, है ना। ये भी याद रखिएगा कि यह उड़ान, है ना, यह उड़ान डाक ले जाने के लिए हुआ था, डाक ले जाने के लिए हुआ था। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले वायु परिवहन का शुरुआत कब किया गया? 1911 ईस्वी में। कब से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर की उड़ान से हुआ शुरू, है ना। यह उड़ान क्यों हुआ था? डाक ले जाने के लिए, ठीक है। उस समय के बाद से भारत में समझिए तो सरकार बहुत ज़्यादा, मैंने जब देश आज़ाद हुआ, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया इसको विकसित करने का। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम हुआ 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुआ आपका 1933 ईस्वी में, ठीक है। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुआ? 1933 ईस्वी में, ठीक है। और आज कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में टोटल 21 विमान कंपनियां कार्य कर रही थी, है ना। ये भी याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 21 विमान कंपनियां कार्य कर रही थी,
समझ गए ना। पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितने विमान कंपनी कार्य कर रहा था, तो 21। कितना? 21। ठीक है। इंडियन नेशनल एयरवेज का स्थापना कब हुआ? 1933। भारत में सबसे पहला वायु परिवहन का शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि आज़ादी के बाद 1950 में विमान परिवहन जांच समिति का गठन किया गया। विमान परिवहन जांच समिति का गठन 1950 में किया गया और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1953 ईस्वी में, है ना। ये आपके चैप्टर का VVI पॉइंट है। ठीक है। 1953 ईस्वी में ऐसे लिख सकते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 ईस्वी में। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आते रहता है 1953 ईस्वी में। ये भी पूछता है इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब हुई? 1933 में। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1953 में। ठीक है। इसके बाद आंतरिक, घरेलू, यानी कि मैंने अपने देश के अंदर, ठीक है, देश के बाहर, है ना, इंडियन एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा का भार एयर इंडिया को दिया गया। यानी भारत में जो भी, है ना, वायु मार्ग का जो मतलब समस्या था, जिम्मेवारी था, सब किसको सौंपा गया? एयर इंडिया, है ना। और साथ ही भारतीय विमान निगम का मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। इसके साथ जब राष्ट्रीयकरण किया गया देश में वायु परिवहन का, जब 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया, तो सारा जिम्मेवारी जो है एयर इंडिया को सौंप दिया गया, है ना। आंतरिक हो गया, है ना, अलग अलग देशों में जो विमान सेवाएं उपलब्ध कराना एयर इंडिया का काम था। देश में दिल्ली में इसका मुख्यालय बन गया था। ठीक है। और आज कहने का मतलब है कि 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है। इस तरीके से भारत में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हुआ। ठीक है। भारत में 1985 ईस्वी से, है ना, भारत में 1985 ईस्वी से, भारत में 1985 ईस्वी से पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड के द्वारा, पवन हंस लिमिटेड, ऐसे कह सकते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, है ना, के द्वारा मतलब हेलीकॉप्टर सेवा दिया जा रहा है। के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा दिया जा रहा है। ठीक है। और आज मतलब समझिए भारत में कहा जाता है ना, कि मतलब देश में सभी प्रकार के हवाई अड्डों का निर्माण, नियंत्रण, विकास का काम किया गया। ठीक है। और मतलब पिछले कुछ वर्षों में मतलब, है ना, आज देखिए, आज देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक है। 1955 में, जब 1955 में, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गठन किया गया था, तो उस समय के बाद से देश में अभी लगभग कहा जाता है कि 450 हवाई अड्डे हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। ये भी याद रखिएगा, है ना। देश में, है ना, 450 हवाई अड्डे और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। समझ गए ना। तो ये रहा आपका वायु परिवहन का कहानी। ठीक है। सबसे पहले 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच यह उड़ान डाक ले जाने के लिए हुआ था। फिर इंडियन नेशनल एयरवेज का स्थापना किया गया 1933 में, है ना। सरकार यहाँ से मतलब विमान जांच समिति का गठन 1950 में होता है और उसके बाद ही 1953 में क्या होता है ना, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और देश में जितना भी वायु परिवहन का कार्य था सब इंडियन एयरलाइंस को सौंप दिया गया। ठीक है। और उसके बाद देश स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितना विमान कंपनियाँ कार्य कर रहा था देश में, तो 21। इसके बाद अगर बात करें हम भारत में हेलीकॉप्टर सेवा, तो भारत में हेलीकॉप्टर सेवा 1985 से दिया जा रहा है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और देश में जब, है ना, 1 अप्रैल 1955 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, तो उस समय से देश में लगभग 450 हवाई अड्डे हैं और 12 आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात समझ गए। एक पॉइंट और इसमें आप लिख सकते हैं कि देश में, ऐसे लिख सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी
ऑफ इंडिया का गठन। तो ये हुआ था 1955 में। कब हुआ? आपका 1 अप्रैल 1955। 1 अप्रैल 1955 ईस्वी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, तो आज देखिए पिछले कुछ वर्षों से आज वायु परिवहन सब तरीके से, आज देखिए आज सरकार इसका प्राइवेटेशन भी हुआ है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा है ना वायु परिवहन का काम किया जा रहा है देश में। जैसे बहुत सारा विमान कंपनी से जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, डेक्कन विमान, गो एवरेज, किंगफिशर है ना, पैरामाउंट एवरेज, इंटर ग्लोबल, बहुत सारा है जो मतलब है ना देश में एक लाइन में कहें तो देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में एयरलाइंस का काम आज हो रहा है। देखिए भारत जो है, भारत 103 देशों के साथ है ना वायु परिवहन साझा करता है, द्विपक्षीय विमान सेवा, यानी कि इधर से भी जाता है उधर से भी आता है। 103 देश ऐसा है जो भारत के साथ वायु परिवहन साझा करने का काम करता है। ठीक है, आज वायु परिवहन एक ऐसा साधन है, जानते ही हैं वायु परिवहन देखिए महंगा है, तेज गति चलने वाला है, आधुनिकतम साधन है। क्योंकि देखिए यह जो है आपका जहाँ पे कोई नहीं जा सकता वहाँ पे ही चल जाते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, पठार, नदी, झील, सागर, यहाँ पे तो मार्ग है ही नहीं, लेकिन वायु परिवहन के द्वारा हम जंगल, पहाड़, पठार, झील, सागर सबको पार करना संभव हो गया है। और सबसे बड़ा बात इसका खासियत क्या है कि इससे लंबी दूरी को हम आसानी से पार कर सकते हैं, कम समय में लंबी दूरी को आसानी से तय किया जा सकता है। ठीक है, तो आज इससे व्यापार व्यवसाय भी होता है ना, वायु परिवहन का दूरी भी कम हो गया है। और देश के अंदर जितना भी जो दुर्गम स्थान है, माने जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, सड़क नहीं पहुँच सकता, रेल मार्ग नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे एकमात्र परिवहन का साधन क्या है? वायु परिवहन ये पहुँच सकता है। तो बात समझ गए है ना। इसके बाद देखिएगा ठीक है, तो आपका वायु परिवहन तक हो गया, समझ गए है ना। ये सब याद रखिएगा, इसमें जो VVI पॉइंट है आपको ये वाला पॉइंट याद रखिए है ना। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना याद रखिए है ना। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में, ये आपको याद रहना चाहिए है ना। देश में कितना 450 हवाई अड्डा और 12 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, समझ गए। इसके बाद आप याद रखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा और आपको अगले दिन आपका जो जल मार्ग है आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।